गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। ईश्वर विद्या मंदिर की तरफ से ऑनलाइन क्लास सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत है। अपन केंद्र सरकार पढ़ेंगे 10th क्लास सोशल साइंस का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर होगा हमारा केंद्र सरकार। इससे पहले हम 2 वीडियो इसकी देख चुके हैं और उन दोनों वीडियो में हमने सरकार के बारे में जाना, सरकार के अंगों के बारे में जाना, सरकार किन पर निर्भर है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। व्यवस्थापिका क्या करती है? देश के लिए कानूनों का निर्माण करती है। व्यवस्थापिका के 2 सदन होते हैं जिसमें लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं, राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। इसके बारे में हमने विस्तार से चर्चा की है कि लोकसभा क्या है, लोकसभा का निर्वाचन कैसे होता है, कितने वर्ष के लिए होता है, राज्यसभा क्या है, राज्यसभा का निर्वाचन कैसा होता है, कितने वर्ष के लिए होता है, लोकसभा अर्थात राज्यसभा के सदस्यों को बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, इसके बारे में अपन पूर्व में विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। अब लोकसभा राज्यसभा संसद के 2 अंग हैं, तो हम संसद को पढ़ने जा रहे हैं और संसद की कार्य शक्तियां पढ़ेंगे कि संसद और के कार्य शक्तियां अर्थात लोकसभा राज्यसभा दोनों मिलकर के कौन कौन से कार्य करती है। इसका पहला कार्य आता है हमारा विधायी शक्तियां अर्थात संसद भारत के जो मुख्य विषय होते हैं, जैसे हमारे मुद्रा है, विदेशी मामले हैं, भारतीय सेना है, इन पर कानून बनाने का अधिकार किसको दिया गया है? संसद को दिया गया है। तो विधायी शक्ति के अंतर्गत ये देश के लिए समवर्ती व संघ सूची के अंतर्गत आने वाले विषयों पर कानून बनाने का अधिकार रखती है। कौन रखती है भैया? संसद, भारतीय संसद। और संसद जहां आ गया वहां लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलकर के हमारे देश के लिए क्या है? कानूनों का निर्माण किया जाता है। दूसरा आता है, हमारी दूसरी शक्ति आती है संविधान संशोधन की शक्ति। आज पता है हमारे भारत का संविधान पूर्व क्लास में पढ़ चुके हैं हम कि भारत का संविधान लचीला कठोर दोनों प्रकार का है। लचीला क्यों माना गया है? क्योंकि उसमें एक बार होने के बाद लिखने के बाद पुनः संशोधन किया जा सकता है, इसलिए क्या कहते हैं? इसको लचीला संविधान कहते हैं। तो ये भारतीय संशोधन की प्रक्रिया है, ये लचीले संविधान के अंतर्गत होती है। तो हमारा भारतीय संविधान एक ऐसा ही लचीला संविधान है, लेकिन साथ में कहा है कठोर संविधान। कठोर क्यों कहा? क्योंकि बदलने की जो प्रक्रिया है वो कैसी एक जटिल प्रक्रिया है। तो अपन लक्ष्य देखेंगे संसद के सदस्यों को ही मुख्यतः संविधान संशोधन का अधिकार प्राप्त होता है। संविधान संशोधन के लिए मुख्यतः दोनों सदनों की सहमति आवश्यकता होती है। वैसे संविधान संशोधन के अंतर्गत 3 प्रकार संशोधन होता है। कुछ विषय ऐसे होते हैं जैसे हमारा धन विधेयक होता है। क्या होता है? धन विधेयक, जिसमें केवल एक ही सदन पर
एक ही सदन के बहुमत पर टिका होता है, वो है धन विधेयक। दूसरा, धन विधेयक के अंतर्गत राज्यसभा अर्थात उच्च सदन की किसी प्रकार की कोई क्या है भूमिका नहीं होती है, उससे केवल सलाह ली जाती है, परामर्श लिया जाता है, विचार लिया जाता है। उसके विचार को माने या नहीं माने ये निर्भर करता है हमारे इस संसद के निम्न सदन पर अर्थात लोकसभा पर। संविधान संशोधन का प्रस्ताव संसद में ही प्रस्तावित किया जाता है। संसद के अंतर्गत दोनों सदन लोकसभा राज्यसभा की सहमति होने पर अर्थात लोकसभा की कुल बहुमत का 2/3 बहुमत और राज्यसभा के कुल बहुमत का 2/3 बहुमत होने पर ही भारतीय संविधान के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है। संविधान संशोधन का प्रस्ताव संसद द्वारा प्रस्तावित किया जा सकता है। इसके लिए संसद के दोनों सदनों लोकसभा व राज्यसभा दोनों के कुल बहुमत का 2/3 बहुमत अलग अलग होना आवश्यक होता है। उसके बाद ही संविधान में संशोधन किया जा सकता है। संविधान के अधिकांश विषयों पर संशोधन करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ संसद को दिया गया है अर्थात लोकसभा और राज्यसभा को दिया गया है। तीसरी शक्ति आती है हमारी वित्तीय शक्तियां। वित्तीय शक्ति यह संसद की तीसरी शक्ति है। इसके अंतर्गत भारतीय संसद को राष्ट्रीय वित्त पर पूर्ण अधिकार प्राप्त है अर्थात वित्तीय शक्ति पर जनता के प्रतिनिधि होने के नाते अर्थात जो सांसद होते हैं और सांसदों में जो लोकसभा होती है, लोकसभा धन पर पूर्ण नियंत्रण रखती है। तो लोकसभा के सदस्य कौन के प्रतिनिधि जनता के अर्थात जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं। इसलिए कहा है कि जनता के प्रतिनिधि होने के नाते भारतीय संसद को राष्ट्रीय वित्त पर पूर्ण अधिकार प्राप्त है और प्रतिवर्ष हर वर्ष आपदा वित्तीय वर्ष का प्रारंभ होती है, आप जानते होंगे 1 अप्रैल से प्रारंभ होकर के और आने वाले 31 मार्च तक जो समय है वो क्या आपने बोला गया एक वित्तीय वर्ष बोली गई है अर्थात 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 जो आएगी वो एक क्या होगी वित्तीय वर्ष होगी। तो यही है कि एक प्रतिवर्ष वित्तीय मंत्री द्वारा प्रस्तावित बजट लोकसभा से स्वीकार नहीं करा लिया जाए तब तक आय व्यय से संबंधित कोई कार्य नहीं किया जाएगा। समझे भैया? संसद द्वारा वित्तीय मंत्रियों से हर वर्ष अपना आय व्यय का ब्यौरा संसद के अंतर्गत प्रस्तावित करवाता है अर्थात वित्त मंत्री ये बताता है कि हमारे पास कितनी आय हुई है और हमने इसको कितना खर्च किया है, कितने जनता के विकास पर हमने ये पैसा लगाया है। इस चीज का जो ब्यौरा जनता के सामने रखना, संसद में रखना किसके द्वारा? वित्त मंत्री द्वारा। और वित्त मंत्री
ये सब क्या होती है, संसद की बैठक के अंतर्गत होती है, जिसमें लोकसभा के सदस्य भी होते हैं, राज्यसभा के सदस्य भी होते हैं। उसके बाद अगली प्लानिंग, अगला बजट तैयार किया जाता है। तीसरी जो अगली जो हमारी शक्ति आती है वो है हमारी प्रशासनिक शक्तियां। चौथी शक्ति इसके अंतर्गत भारतीय संविधान के द्वारा संसदात्मक व्यवस्था की स्थापना की गई है। किसके अंतर्गत? प्रशासनिक शक्ति के अंतर्गत, जिसमें संविधान के अनुसार संघीय कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। अर्थात प्रशासनिक शक्ति के अंतर्गत संसद के जितने भी सदस्य होते हैं वो संसद के प्रति कैसे होते हैं? उत्तरदायी होते हैं। मंत्रिमंडल केवल उसी समय तक कार्य कर सकता है जब तक संसद के सदस्य अर्थात लोकसभा के सदस्यों का उन पर विश्वास होता है। जिस समय लोकसभा के सदस्यों का विश्वास नहीं होगा तो वो अपनी सहमति, कुल सदस्य की सहमति का द्वितीय बहुमत पास करके और अपने इस मंत्रिमंडल को भंग कर सकते हैं। मंत्रिमंडल केवल उसी समय तक अपने पद पर रह सकता है जब तक कि उसे किसी मंत्रिमंडल, लोकसभा का विश्वास होता है। अर्थात जिस समय लोकसभा का विश्वास मंत्रिमंडल से उठ जाएगा उस समय लोकसभा अपने कुल बहुमत के 2/3 बहुमत से पास करवा करके और मंत्रिमंडल को भंग किया जा सकता है। पांचवी विशेषता, पांचवी शक्ति निर्वाचन संबंधी शक्ति है हमारी। कौन सी भैया? निर्वाचन संबंधी शक्ति। आपको पता है कि हमारे कुछ पद ऐसे होते हैं जिनका निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है और एकल संक्रमणीय मत पद्धति के अंतर्गत जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा उनका निर्वाचन होना, जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन। तो कौन शक्ति हुई है? निर्वाचन संबंधी शक्तियां। संसद के दोनों सदनों के द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। संसद के दोनों सदन बोला गया है। दोनों सदनों के अंतर्गत अपन पता है निम्न व उच्च, निम्न व उच्च अर्थात लोकसभा और राज्यसभा दोनों की सहमति से राष्ट्रपति का क्या होता है? निर्वाचन, जिसके अंतर्गत ये सदस्य, और आप पता है कि निम्न सदन के सदस्यों को निर्वाचन कौन करती है? जनता। ये दोनों सदन ही राष्ट्रपति के साथ साथ उपराष्ट्रपति का निर्वाचन भी करते हैं। ये हो गया हमारे भैया संसद के कार्य एवं शक्तियां। अब इसके बाद अगला जो चैप्टर आएगा वो हमारा लोकसभा की शक्तियां आएगा। कौन सा आएगा भैया? लोकसभा की शक्तियां। क्योंकि हमने पहले जो पढ़ा था
केवल लोकसभा का निर्वाचन पढ़ा था, लोकसभा के सदस्यों के बारे में पढ़ा था, लोकसभा के सदस्यों की योग्यता के बारे में पढ़ा था, लेकिन अपन उनकी शक्तियों के बारे में नहीं। लोकसभा के पास कौन कौन सी शक्तियां हैं? शक्तियां लगभग सबकी एक जैसे होंगी, जैसे विधायक शक्तियां, संविधान संशोधन शक्तियां, वित्तीय शक्तियां, है ना, निर्वाचन शक्तियां, ये सब होती है। लेकिन अब तक जो पढ़ा है हमने दोनों संसद पढ़ा है, संसद के अंतर्गत दोनों आते हैं, निम्न और उच्च। लेकिन अब हम अलग अलग से बारी बारी पढ़ेंगे कि लोकसभा की शक्तियां क्या है और राज्यसभा की शक्तियां क्या है। तो आएंगे हमारे लोकसभा की शक्तियां। लोकसभा की शक्तियों के अंतर्गत अपन विस्तार चर्चा करेंगे, क्योंकि लोकसभा वह सदन है जिस पर भारतीय जनता पूर्ण विश्वास करती है और अपने पूर्ण विश्वास के साथ उसका क्या करती है? गठन करती है। तो वो है हमारी लोकसभा की शक्तियां। अपन ने अभी पढ़ी थी संसद की शक्तियां। संसद की शक्तियां पहली शक्ति कौन सी थी हमारी? विधायी शक्ति। उसी प्रकार लोकसभा की भी पहली शक्ति कौन सी होगी हमारी? विधायी शक्ति। इसके अंतर्गत लोकसभा संघ सूची, समवर्ती सूची, अपशिष्ट विषयों और कुछ परिस्थिति ऐसी भी आ जाती है जिसमें लोकसभा कभी कभी राज्य सूची के अंतर्गत आने वाले विषयों पर भी कानून बना सकती है। कब? जब ऐसी स्थिति आ जाती है किसी राज्य में आपातकाल लागू हो जाता है, और आपातकाल लागू होने का मतलब है किसी राज्य के अंतर्गत जब राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है तो वहां राज्य के जितने विषय होते हैं उन पर उस समय के अंतर्गत आने वाले विषयों पर उस समय कानून का निर्माण कौन करती है? हमारी लोकसभा करती है। तो कह सकते हैं अपन कि इसके अंतर्गत लोकसभा संघ सूची, समवर्ती सूची, अपशिष्ट विषयों और कुछ परिस्थितियां कुछ परिस्थितियों में राज्य सूची के अंतर्गत आने वाले विषयों पर लोकसभा कानूनों का निर्माण करती है। संघ सूची, समवर्ती सूची, समवर्ती सूची के अंतर्गत वे विषय सम्मिलित किए गए हैं जो संविधान के निर्माण की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद जो नए विषयों का उत्पादन हुआ है, जैसा अपन कह सकते हैं नेटवर्किंग, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ऐसे विषय हैं वो किसमें गए हैं? समवर्ती सूची के अंतर्गत गए हैं। समवर्ती सूची के अंतर्गत आपको पता है कि राज्य सरकार भी कानून बना सकती है, लेकिन उनको महत्व अपनी जगह किसको दिया गया है? हमारे संसद, संसद के अंदर किसको दिया गया है? लोकसभा। अर्थात ये विधायी शक्तियों के अंतर्गत लोकसभा अपने शक्तियों के साथ साथ राज्यसभा की भी सहमति लेकर के कानून का निर्माण करती है, संविधानों के अंदर संशोधन करती है। इसलिए कह सकते हैं कि संविधान
संशोधन के अंतर्गत लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी के भी द्वारा प्रस्तावित किया जा सकता है। दूसरी शक्ति जो आती है हमारी, वो आती है वित्तीय शक्ति। वित्तीय शक्ति वित्तीय शक्ति ये चीज मैंने आपको पूर्व बता दिया कि भारतीय संसद के द्वारा, भारतीय सरकार द्वारा वित्तीय शक्ति केवल और केवल संसद का एक अंग लोकसभा को ही सारी शक्तियां प्रदान की गई है। तो अपन कह सकते हैं कि भारतीय संविधान द्वारा वित्तीय शक्ति लोकसभा को प्रदान की गई है। लोकसभा ही धन विधेयकों पर अपना पूर्ण नियंत्रण रखती है। लोकसभा द्वारा धन विधेयक को प्रस्तावित करने के बाद ही उसे राज्यसभा के पास प्रस्ताव को भेजा जाता है। लोकसभा द्वारा प्रस्तावित विधेयक को पास करके उसे किसे बोला गया है? उससे का मतलब उस वित्त विधेयक को किसके पास भेजता है? राज्य सभा के पास भेजा जाता है। राज्यसभा केवल और केवल उसका क्या करता है? अध्ययन करता है, और अध्ययन करने के बाद यदि कहीं कोई सुझाव देना चाहता है तो वो लोकसभा को केवल सुझाव दे सकता है। उस सुझाव को मानना या नहीं मानना किस पर निर्भर होता है? लोकसभा पर निर्भर होता है। इसलिए ये पूर्ण शक्ति किसके पास है भैया? लोकसभा के पास। तीसरी शक्ति आती है हमारी कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति। नियंत्रण की शक्ति भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका लोकसभा
के प्रति पूर्ण रूप से उत्तरदायी होती है, क्योंकि ये हमने पूर्व पढ़ चुके हैं संसद शक्ति में, क्योंकि मंत्रिमंडल तभी तक तब तक अपने पद पर कार्य कर सकता है जब तक लोकसभा को विश्वास प्राप्त है। चौथी जो शक्ति आती है हमारी, वो है संविधान संशोधन। की शक्ति भारतीय संविधान के अंतर्गत यह बताया गया है कि जब लोकसभा को किसी विधेयक पर संशोधन करना होता है तो राज्यसभा की सहमति के द्वारा संशोधन कर सकता है। केवल एक विधेयक ऐसा आता है, धन विधेयक, जिसमें लोकसभा को राज्यसभा का हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती है। भारतीय संविधान के अंतर्गत लोकसभा राज्यसभा को साथ लेकर किसी विधेयक में संशोधन कर सकती है। अर्थात लोकसभा को जब किसी विधेयक में संशोधन करना होता है तो उसके लिए पहले उसे राज्यसभा को अपने साथ में रखना होगा। संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार संविधान के अधिकांश भागों में संशोधन का कार्य अकेली संसद द्वारा ही किया जाता है। यहाँ लोकसभा ने कहा है, क्या कहा है भैया, यहाँ संसद कहा है, क्योंकि संसद मैंने पहले बताया कि संसद के अंतर्गत दोनों सदन आ रहे हैं, लोकसभा राज्यसभा, दोनों मिलकर के क्या करते हैं, संशोधन कर सकते हैं। ये तीसरा अगली विशेषता, अगली हमारी जो शक्ति होगी वो होगी निर्वाचन मंडल की शक्ति। अर्थात लोकसभा निर्वाचक मंडल का भी एक सदस्य है। क्यों एक क्यों कहा है, क्योंकि इसके साथ राज्यसभा भी है, इसके साथ राज्यसभा भी है जो राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं, और निर्वाचक मंडल लोकसभा ही राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कराती है। तो ये हमारी पांचवी शक्ति, इसके साथ और शक्तियां भी हैं। ये हमने संक्षिप्त रूप से पढ़ा है। इसके बारे में और कुछ जानना हो तो आप व्यक्तिगत रूप से मुझे फोन करके इसके बारे में विस्तार से आप चर्चा कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। जितनी वीडियो देखें लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।